नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है निशा की। निशा जो कि एक बहुत अच्छे परिवार की रहने वाली लड़की थी। उसके घर में उसके माता और पिता थे। पिता उनका एक बहुत ही अच्छा और बड़ा बिजनेस था, जिस बिजनेस में उनके अलावा उनके एक पार्टनर भी थे जो कि उनके बहुत पुराने और अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मिलकर वो बिजनेस कई सालों से चला रहे थे। आज वो बिजनेस छोटे से काफ़ी बड़ा बिजनेस हो चुका था, जिसके वजह से दोनों घरों में काफ़ी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। कुछ दोनों घरों में बहुत ही अच्छा चल रहा था और निशा के घर में इकलौता बच्चा होने के वजह से उसे माता और पिता दोनों से बहुत ज़्यादा लाड और दुलार मिलता था। बचपन से ही निशा थोड़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार और दुलार मिलने के वजह से निशा को हमेशा अपनी मनमानी करने की आदत लग चुकी थी और ख़ास करके इस आदत में उसे हमेशा उसके पिता बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया करते थे। कभी भी निशा ने अगर किसी भी चीज़ की मांग उनके सामने मजाक मजाक में भी रखी तो पिता हमेशा उस मांग को पूरा कर दिया करते थे। बिना किसी सवाल जवाब के निशा की हर मांग हर वक्त पूरी होती थी। इस चीज़ के लिए माता कई बार मना भी किया करती थी कि आप जो इतनी ज़्यादा उसकी ज़िद पूरी किया करते हो, इससे आपकी लाडली बेटी बिगड़ जाएगी। लेकिन पिता हंसकर कहा करते, ये सब और किसका है, निशा का ही तो है। तो अगर ये कुछ मांग रही है और इसे वो ना मिले तो मेरा इतना मेहनत करके कमाने का क्या मतलब है। और ये कहकर वो अपनी पत्नी की बात को टाल दिया करते थे। कुछ साल ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से चलते हुए बीत गया और जब निशा 15 साल की हुई, आज उसका बर्थडे था और आज उसने अपने पिता से एक स्कूटी की मांग की थी और कहा था कि पापा आज आप जल्दी घर आओगे, मैं आपके बिना अपना बर्थडे नहीं मनाने वाली हूँ। पिता ने भी बेटी की इस बात को मानते हुए प्रॉमिस कर दिया था। लेकिन सब मेहमान आने के बाद भी पिता अभी तक घर पर नहीं पहुंचे थे। पत्नी बार बार अपने पति को फ़ोन लगाकर कोशिश कर रही थी ये पता करने की कि उनके पति इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि निशा गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और उसका यही कहना था, पापा जब तक नहीं आएंगे ना तो मैं बर्थडे शुरू करूँगी और ना ही मैं केक काटने वाली हूँ। और पत्नी काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनको ये पता चला था कि वो ऑफिस से काफ़ी पहले ही निकल चुके थे, लेकिन अभी तक अब रात के 8:30 बज चुके थे, वो घर पर क्यों नहीं पहुंचे थे, जबकि ऑफिस से घर तक की दूरी मुश्किल से 15 मिनट की रही होगी। थोड़ी देर बाद निशा के घर की घंटी बजी। निशा खुशी से दौड़ते भागते दरवाजे की तरफ पहुंच गई। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों को देखकर निशा काफ़ी डर गई। निशा ने कहा, क्या बात है अंकल, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? पुलिस वालों ने बड़े प्यार से बच्ची से कहा, बेटा आपकी मम्मा कहाँ हैं, आप उनको बुलाओ। फिर निशा ने अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहा, मम्मा मम्मा देखो दरवाजे पर पुलिस अंकल आए हैं। ये बात सुनते ही निशा की माँ काफ़ी सहम सी गई और वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुँची। जब वो वहाँ पर आई तो पुलिस वालों ने उसकी बेटी को वहाँ से अंदर भेजने के लिए कह दिया और निशा की माँ ने ऐसा ही किया। पुलिस वालों ने बताया कि आपके पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका है और आपको हमारे साथ चलकर लाश की शिनाख्त करनी पड़ेगी।
ये सुनते ही निशा की माँ लगा जैसे बेहोश सी होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जो भी लेडी कांस्टेबल थीं, उन्होंने पानी के छींटे मारकर निशा की माँ को होश में लाया। वो उठी और रोने लगी। फिर पुलिस वालों ने कहा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, तो ये एक फॉर्मेलिटी है, आपको चलकर लाश की शिनाख्त करनी पड़ेगी। और ये बोलकर वो निशा की माँ को साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए। वहाँ पर वो लाश निशा के पिता की ही थी। उस लाश की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। उनका सच में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक पुलिस वाले इसे हिट एंड रन का केस ही मान रहे थे। उन्होंने लाश की शिनाख्त करने के बाद उनको कहा कि पोस्टमार्टम के बाद 2 दिन में आपको बॉडी मिल जाएगी। ये सुनकर वो काफ़ी टूट सी गई थी। वो रोते रोते घर पर पहुंची। यहाँ निशा बैठकर अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। अब तक उसे कुछ भी नहीं पता था। ये बात निशा की माँ को समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो निशा को कैसे बताएगी और निशा इस बात को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। फिर भी बात बतानी तो थी ही। निशा की माँ ने ये बात जब निशा को बताई, निशा ने इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, पापा ऐसा नहीं कर सकते, पापा ने मुझे बोला था वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर पापा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रही हो और आप मेरे साथ आज के दिन ऐसा मजाक कर रही हो। नहीं, मुझे पता है पापा आएंगे। निशा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो काफ़ी हताश हो चुकी थी क्योंकि निशा की हालत भी अब उससे देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन बाद निशा के पिता का शरीर घर पर आया, लेकिन निशा ना तो उस बॉडी को देखने के लिए तैयार थी और ना ही अभी भी ये मानने के लिए तैयार थी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। निशा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद जो भी विधि विधान से चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब भी निशा इस बात को नहीं मान पा रही थी। वो काफ़ी सदमे में थी और आज भी अपने पिता के इंतज़ार में थी। ये समय अब निशा की माँ के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था क्योंकि निशा के पिता का जो पार्टनर था उसने काफ़ी सारी बातें बनाकर ये बता दिया कि बिज़नेस अब लॉस में है और तुम्हारे पति ने मार्केट से काफ़ी सारा कर्ज लेकर रखा था, जिसे चुकाने के लिए मुझे ये बिज़नेस बेचकर वो पैसा मार्केट वालों को देना पड़ेगा और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो सारे लोग तुम्हारे घर पर सारी चीज़ें वसूलने के लिए आ जाएंगे। ऐसा ही किया उसने। कुछ ही दिनों में निशा के पिता का खड़ा किया हुआ बिजनेस अब बिक चुका था। जो घर में पैसे आने का रास्ता था वो भी जा चुका था। धीरे धीरे कुछ समय और ऐसे ही बीतता चला गया और घर की सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो चुकी थी। अब नौबत ये आ गई थी कि निशा की माँ को उनका अपना घर बेचने की बात चल रही थी। ये सारी बातें निशा सुनती थी और निशा अभी भी इसी उम्मीद में थी कि उसके पिता आ जाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, सब पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। निशा के पड़ोस में एक टैरो कार्ड रीडर रहा करती थी जो कि निशा की ऐसी हालत देख रही थी। उसने बच्चे को फुसलाने के बहाने से एक बार अपने घर पर बुलाया और उसकी टैरो कार्ड रीडिंग की और उसको ये बताया कि तुम्हारे पिता सच में यहीं हैं, तुम्हारे आसपास हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर काफ़ी परेशान हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता परेशान ना रहें तो तुम अब
नॉर्मल हो जाओ और स्कूल वगैरह जो तुमने जाना बंद कर दिया है वो तुम जाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये काम उस पड़ोस की औरत ने उस बच्ची की हालत को ठीक करने के लिए किया था, लेकिन निशा ने इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से ले लिया और उसका अब ये मानना हो गया कि मेरे पिता सच में मेरे आसपास हैं। अगर मैं किसी और तरीके से कोशिश करूँगी तो शायद वो हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगे। और यही निशा का अब प्लान था। उसने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों को इस चीज़ के लिए मनाना शुरू कर दिया कि वो सब उसके साथ मिलकर प्लानचेट का गेम खेलेंगे। ये बात के लिए उसके कुछ दोस्त तो बिना कुछ कहे ही मान गए, लेकिन इसके लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और अभी भी निशा को मिला के सिर्फ 3 लोग ये करने को तैयार थे। और निशा अब चौथे दोस्त को मनाने में लगी हुई थी। कुछ दिन बीतते बीतते वो चौथा दोस्त भी मान गया। एक दिन निशा ने अपने उस दोस्त के घर पर परिवार वालों के बाहर जाने की वजह से वहीं पर प्लान चेट करने का प्रोग्राम रखने का सोचा, लेकिन उस दोस्त ने भी ये सारी चीज़ें शायद कहीं से पढ़ रखी थी। इसलिए उसने कहा, देखो वो तुम्हारे पापा हैं, इसलिए यहाँ पर बुलाना उनको थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक काम करो, हम लोग ये तुम्हारे घर पर ही कर सकते हैं, तो तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। और ये बात निशा को भी बहुत हद तक सही लगी। फिर वो इस बात का इंतज़ार करने लगे कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन वो निशा के घर पर इकट्ठे होकर ये प्लानचेट का प्रोग्राम कर सकते हैं। निशा ने अपनी माँ से बहाना बनाया कि मेरे सारे दोस्त मेरे घर पर पढ़ने के लिए आने वाले हैं, तो वो रात भर यहीं पर रुकेंगे। निशा की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें लगा निशा धीरे धीरे शायद अब नॉर्मल हो रही है, इसलिए वो दोस्तों को घर पर बुलाने की बात कर रही है। निशा की माँ ने निशा को कहा, बेटा ज़रूर, ये कोई पूछने की बात नहीं है, आप अपने जितने दोस्तों को बुलाना चाहते हो आप उनको बुला लो और आपको जो भी करना है वो आप करो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे पहले से बता देना, मैं सारी चीज़ें करके रखूँगी। निशा ने कहा, जी मम्मा ठीक है। और निशा ने अपने सारे दोस्तों को ये बात बता दी। आज रात सारे दोस्त उसके घर पर पहुंच चुके थे और उन लोगों ने रात के 12 बजने में जब आधा घंटा बाकी था तो कमरा बंद करके जो भी सेटअप करना था वो करना शुरू कर दिया। इतना वक्त मिलने के वजह से उन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़कर जानने की जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर चुके थे और अब सारा सेटअप हो चुका था। रात के 12 बजने वाले थे। रात के 12 बजते ही उन सब ने जिस तरीके से ये खेल खेला जाता है वो खेलना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट तक आत्मा को बुलाने के बाद उनके उस प्लानचेट के ऊपर रखे हुए कॉइन में हलचल होने लगी। वो हलचल देखकर सारे बच्चों को ये फील हो गया कि उनके आसपास कोई आ चुका है। उन लोगों ने उससे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या आप निशा के पापा हैं? उसने जवाब में हाँ कहा कि हाँ, मैं निशा का पापा हूँ। फिर निशा जैसे ही उसने इस जवाब को पाया वो तुरंत भावुक होकर हाथ छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी और वो बार बार बोलने लगी, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा, आप प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और उसके इतना बोलने के बाद उधर से एक आवाज़ आई जिसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा। और ये वादा सुनते ही निशा अब खुशी से फूली नहीं समाई थी, लेकिन उसका ध्यान उस वक्त तक
कमरे की हालत पर नहीं था। उसके सारे दोस्त तितर बितर हो चुके थे, कैंडल्स बुझ चुकी थी और उन सबको अब डर लगने लगा था। वो सब उसी वक्त वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन रात काफ़ी होने के वजह से बच्चे वहाँ से कहीं नहीं जा पाए और अगली सुबह वो सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। अपने अपने घर जाने के बाद उन सब ने डिसाइड किया कि अब वो निशा से ना तो मिलेंगे ना ही बात करेंगे, क्योंकि कल रात जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो सारे बच्चे काफ़ी डर चुके थे और निशा की हरकतें रात से ही बहुत अजीब हो चुकी थी। निशा रात भर उस आत्मा से बैठकर बातें करती रही और लग रहा था जैसे निशा को किसी ने गोद में उठाया हुआ है और गोद में उठाकर निशा को बार बार कोई झूला सा झुला रहा था। निशा इन चीज़ों से बहुत खुश थी। निशा को यही समझ में आ रहा था कि उसके पापा उसके पास वापस आ गए हैं। इतने दिनों में निशा के मन में जितनी भी बातें जमी हुई थी कि उसे उसके पापा से ये बातें कहनी है, वो सारी बातें वो रात भर बैठकर अपने पापा से करती रही। अगली सुबह माँ जब निशा को देखने के लिए गई तो उसने देखा निशा अपने कमरे की बालकनी के रेलिंग के ऊपर बैठी हुई है और बहुत हंस हंस कर किसी से बातें कर रही है। निशा की माँ को लगा कि शायद निशा खुद को बहलाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन निशा की हालत पहले से अब काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उन्होंने कोई भी सवाल जवाब करना बिल्कुल सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बेटा चलो नाश्ता बना दिया है मैंने, वो कर लो और स्कूल चली जाओ। निशा ने कहा नहीं मम्मा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मुझे घर पर ही रहना है और मैं घर पर रहकर पढ़ाई करूँगी, मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो निशा की माँ ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई दवाई चाहिए तो बताओ, मैं दे देती हूँ और तुम घर पर ही अपनी पढ़ाई कर लो। निशा घर पर ही रुक गई और वो घर पर पढ़ाई करने के बजाय उसी आत्मा से पूरे दिन बातें करती रही और आज निशा अपने कमरे में ही नाश्ता खाना सब कुछ कर रही थी, लेकिन आज निशा नॉर्मल से ज़्यादा खाना खा रही थी। ये बात देखकर भी उसकी माँ को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उनको लगा शायद अब निशा धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, इसलिए उसकी भूख बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे निशा की हालत थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। वो अब काफ़ी कमज़ोर दिखने लगी थी, लेकिन इन सब चीज़ों को उसकी माँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि निशा घर में काफ़ी चहल पहल करती रहती, उठती, खुद से किचन में जाती, जो जो चीज़ें उसे समझ में आती वो चीज़ें लेती और खाती थी। ये सारी चीज़ें उसकी माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले निशा ने खाना पीना भी ना के बराबर कर दिया था। उसे खाना खिलाने के लिए भी उसकी माँ को बहुत मिन्नतें और कोशिशें करनी पड़ती थीं और अब वो काफ़ी खुश और अलग लग रही थी। ये बात अलग है कि वो सामने से काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। इन चीज़ों पे इसीलिए उसकी माँ का ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा आप सबको पता होनी चाहिए, अगर आपके पास या आसपास कोई ऐसी बुरी शक्ति है और अगर वो आपके शरीर पर हावी हो रही है या कोई भी किसी तरह की तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके शरीर पर दिखने लगती हैं। आपके शरीर पर काले निशान से पड़ने लगते हैं, जो कि निशा के साथ अब हो रहा था। लेकिन ये चीज़ें ऐसी थी जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो निशा के पेट में, पीठ में, ऐसी जगहों पर वैसे काफ़ी सारे निशान बन चुके थे। ये बात निशा को तो दिख रही थी, लेकिन उसने अपनी मम्मी से ये बातें नहीं बताई थी।
धीरे धीरे निशा की हरकतें अकेले में बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी थीं। जब भी निशा सोया करती, निशा को हमेशा ये फील होता कि उसके आसपास उसके पापा हैं। अगर ये उसके पापा थे तो ये उसे नुकसान क्यों पहुंचा रहे थे। ऐसी चीज़ों में कभी भी आप जिसे बुला रहे हैं वही आत्मा आपके पास आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और ये बच्चे तो इन चीज़ों में पूरी तरह से नए और नौसिखिए थे, तो इनके बुलाने पर वही आत्मा आए, ऐसा कैसे हो सकता था। ये बातें निशा को बिल्कुल नहीं पता थीं और ना ही इतना कुछ होने के बाद भी उसे समझ में आ रही थीं। धीरे धीरे अब निशा की उठने और चलने की शक्ति भी खत्म होने लगी थी। करीब करीब उस खेल को खेले हुए निशा को अब 1 महीना होने जा रहा था। निशा की हालत अब इतनी बुरी होने पर उसकी माँ को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। फिर आज निशा ने अपनी माँ से ऐसी बात कह दी जो सुनकर निशा की माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। निशा की माँ उसके लिए फ़िक्र जताते हुए जब ये चीज़ उसको बोलने लगी, बेटा तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसी कैसे होते जा रही हो, हम डॉक्टर के पास जाएं क्या। निशा ने कहा, माँ तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ अब पापा हैं, वो सब कुछ देख लेंगे और वो ही मेरा ख्याल रखते हैं। निशा की माँ ने कहा, अब वापस से निशा के ऊपर उसके पिता का इस तरीके से भूत सवार होना ये उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। फिर निशा की माँ ने आज निशा से सवाल जवाब करना शुरू किया और उन्होंने पूछा, बेटा ये तू क्या बोल रही है, मैंने तुझे इतनी बार समझाया, तेरे पापा हम दोनों को छोड़कर अब ऐसी जगह जा चुके हैं जहाँ से वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। निशा ने कहा, माँ आपको कुछ नहीं पता है, पापा मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, वो मुझसे बात करते हैं और इतना सारा खाना क्या मैं अकेले खाती हूँ, पापा भी मेरे साथ खाना खाते हैं। निशा की बातें सुनकर अब निशा की माँ काफ़ी घबराने लगी थी, क्योंकि निशा काफ़ी सारी बातें ऐसी बता रही थी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे निशा का शरीर उसका साथ भी छोड़ चुका था। निशा उठ तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो बार बार यही बताती कि देखो पापा यहाँ बैठे हैं, पापा यहाँ खड़े हैं। और ये चीज़ें निशा की माँ को नज़र नहीं आती थी। फिर उनको पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें एक बार पंडित जी से जाकर मिलना चाहिए। वो पंडित जी के पास पहुंच गई और उन्होंने पंडित जी को सारी बातें बता दी। पंडित जी ने भी यही कहा कि बेटा ये सब बातें सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि बिटिया के ऊपर हो सकता है किसी का साया है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पति का साया भी अगर है तो वो इन चीज़ों से बहुत परे हो चुका है, क्योंकि मरने के बाद इंसान हर मोह माया से छूट जाता है और उसे अपने और पराये का फ़र्क नहीं रहता है। तो अगर उसकी आत्मा भी है तेरी बेटी के साथ, फिर भी उसे उससे अलग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। निशा की माँ अपने पति को खोने के बाद अब अपनी बेटी को खोने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा, पंडित जी फिर आप अभी ही चलिए मेरे साथ। इतने दिनों से मैंने निशा की इन चीज़ों पर ये सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद मेरी बेटी ठीक हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। फिर यही बोलते हुए वो दोनों एक साथ निशा के घर के तरफ चल पड़े। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अभी निशा बेड से
काफ़ी ऊपर हवा में उड़ रही थी और लग रहा था जैसे उसे किसी ने हवा में ही पकड़ रखा है। ये दृश्य देखकर तुरंत निशा की माँ और पंडित जी को ये बात समझ में आ गई कि वो जो सोच रहे थे वो बात पूरी तरह से सच है। और अब पंडित जी ने कोशिश की कि उन्हें पता चले कि ये कौन सी आत्मा है, क्योंकि जब तक आत्मा के बारे में आपको ये नहीं पता होता कि वो किसकी आत्मा है, उससे छुटकारा दिलाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन निशा की माँ ने पंडित जी को बुलाने में काफ़ी देर कर दी थी और वो आत्मा पूरी तरह से निशा के ऊपर अब हावी हो चुकी थी। पंडित जी जितनी कोशिशें कर सकते थे उन्होंने उतनी कोशिशें करके देख ली, लेकिन उस आत्मा के तरफ से यही जवाब आया कि मैं इसके पास खुद नहीं आया, इसने मुझे बुलाया और इसने ही मुझसे वादा लिया था कि मैं इसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊं, तो मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। वैसे भी सिर्फ आज की रात, मैं आज की रात ही इसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। पंडित जी को भी ये बात अब समझ में आ गई थी कि अब शायद कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर पंडित जी ने निराश होते हुए ये सारी बात निशा की माँ को समझा दी और उनको ये बातें भी बताई कि निशा ने किस तरीके से इस आत्मा को खुद के पास बुलाकर खुद को खुद से उस आत्मा के हवाले किया था। इसलिए इस आत्मा से छुटकारा पाना तो वैसे भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि मैं क्या, आप शायद किसी को भी बुलाकर लाओ तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अब निशा की माँ फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनके पास इस पंडित जी के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। देखते ही देखते रात हुई और धीरे धीरे निशा की जान चली गई। निशा की एक छोटी सी गलती ने निशा के परिवार को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया और अपने परिवार में से अपने पति और अपनी बेटी को एक के बाद एक खोने के बाद निशा की माँ ने बहुत मुश्किल से खुद को जैसे तैसे संभाला। आज पता नहीं निशा की माँ किस जगह पर है, हाँ, लेकिन वो भी अपने उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर ही चल रहे हैं। ये कहानी हमें पंडित जी के बेटे से पता चली थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी बाकी की भी कहानियों को सुनकर उन पर अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे वो प्यार मेरे दोस्तों से मिल रहा है, तो मैं उन मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी दोस्त मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देते हैं, प्लीज़ उसमें अपना शहर का नाम और ख़ुद का नाम ज़रूर बता दें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस किस जगह से इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं और अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में।
तो कल तक के लिए नमस्कार।